हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदीप भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 बचपन। ठीक है, अच्छा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। चलो बेटा उतले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये कौन कह रहा है भाई? लेखिका कह रही हैं जिन्होंने ये मतलब चैप्टर लिखा है। ठीक है, वो क्या कह रही है भाई? मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि इस चैप्टर में वो अपने बचपन की बातें आपको बताएंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। अपनी उम्र का अंदाज़ा देते हुए वो ये बात बोलती हैं कि जितनी उम्र लगभग तुम्हारी दादी की है, तुम्हारी नानी की है, लगभग उतनी ही उम्र मेरी भी होगी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, और हो सकता है मेरी उम्र जो है वो आपकी किसी बड़ी की बुआ के जितनी हो या आपकी बड़ी मौसी जितनी हो। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो अभी परिवार में लेखिका को सब लोग क्या कह के पुकारते हैं? जीजी। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस कर रही हूँ। अब वो अपने आप को सयाना यानी कि बड़ा महसूस कर रही हैं, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। ठीक है, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब देखो, जब आपकी उम्र बड़ी हो जाती है तो डेफिनेटली आपका जो पहनावा है वो भी बदल जाता है। जब आप बच्चे होते हो किसी और तरीके की चीज़ें आपको पसंद होती हैं, फिर बड़े होते हो फिर कुछ और तरीके की चीज़ें आपको पसंद होती हैं, और जब आप जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हो तो फिर आपकी पसंद जो है वो डेफिनेटली बदल जाती है। ठीक है, अब क्या बदली इनकी जो कहना चाहिए पसंद? पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। ठीक है, यानी अपनी यंग एज में वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हैं, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। मतलब बहुत सा ना, ऐसा नहीं कि इन्हीं के साथ, ऐसा बहुत सारे बुज़ुर्गों के साथ होता है कि उम्र के साथ उन्हें हल्के रंग पसंद आने लगते हैं। तो उन्हें कैसे रंग पसंद आ रहे हैं इस समय? सफ़ेद रंग, गहरे नहीं, हल्के रंग। ठीक है, उन्हें अभी गहरे रंग जो है वो नहीं पसंद आ रहे हैं, उन्हें हल्के रंग पसंद आ रहे हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, ये सब ड्रेसेस के नाम हैं जो आपको याद करने हैं। और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है, तो ये तो मतलब एज एट एज आप यहाँ से ना याद कर लेना कि लेखिका ना जो है उन्हें मतलब कैसी कैसी वो पोशाकें पहना करती थी। आगे देखते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। ठीक है, तो कौन सा फ्रॉक नहीं आता ये याद करना। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। चुन्नटे वाला घेरदार फ्रॉक कुछ इस तरीके का होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे चुन्नटें बनी होती हैं फ्रॉक में। ठीक है, कुछ मान लो ये गर्दन बनाते हैं, ये थोड़ा सा फ्रॉक, और ये इस तरह से थोड़ा घेरा बनाते हैं। बड़ी गंदी सी फ्रॉक बनी है मेरे से। ठीक है, चलो ध्यान से समझ लो बस इस बात को, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ठीक है, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो पहले क्या होता था, फ्रॉक के ऊपर ना जेब भी बनी होती थी और जेब में रुमाल रखने का चलन होगा। और बालों में क्या होता था ना, जैसे चोटी बनाते हैं ना, चोटी बनाते हैं तो उसमें रिबन लगाते थे, रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। ठीक है, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी मतलब सिली हुई थी। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि भाई कौन से कलर का उनके पास क्या फ़्रॉक था, कैसा फ़्रॉक था। ठीक है, या कैसे कपड़े थे। 2 ट्यूनिक भी याद हैं उन्हें, एक चॉकलेट रंग का और अंदर को कोटी प्याजी, यानी कि चॉकलेट रंग का जो है वो बाहर का पोर्शन होगा और अंदर जो है कोटी जो होगी उसकी टॉप जिसे हम कह सकते हैं वो प्याजी कलर की, प्याज के कलर की होगी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी, ये भी इन्हें याद है। मुझे अपने मौजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। ठीक है, उन्हें अपने मौजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मौजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। बचपन में क्या था, उनके घर में रूल था कि भाई सबको अपने मौजे ना खुद ही धोने हैं। ठीक है, नौकर या नौकरानी आपके मौजे नहीं धोएंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। ऐसा होता है ना कि जूते पे आप ना पॉलिश लगाओ, पॉलिश लगा के जैसे पॉलिश लगाओगे तो वो इतना शाइन नहीं करेगा, लेकिन जब आप रगड़ देते हो उसे अच्छे से तो उसकी शाइन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो वही वो भी बता रही हैं। और संडे को क्या, सबकी छुट्टी होती थी तो सब लोग अपने अपने मौजे धो रहे हैं, अपने जूते जो हैं वो पॉलिश कर रहे हैं, इन कामों में लग जाते थे। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना लगता है।
हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, है ना। तो वो कह रही हैं आज भी जूते पॉलिश करना, क्योंकि उन्होंने बचपन से किया है तो उनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनको। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि भाई क्या है, आज तो भाई नए नए प्रकार के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। पहले के जूते जो होते थे इतने आरामदेह नहीं होते थे, बल्कि जूता काट लेता था, पता है, पैरों में काट लेता था। कोई जूते का मुँह नहीं होता था, लेकिन पैरों में ना छाले वाले पड़ जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी। हालांकि अब जो है जूते जो हैं वो काफ़ी आरामदेह आ गए हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि जूतों से क्या हो जाता था, नए जूते जो होते थे पैरों में काट लेते थे तो लोगों के छाले पड़ जाते थे पैरों में। ठीक है, आगे देखो। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। आप रुई क्यों रखते थे? जिससे कि अगर आप रुई लगा लोगे तो क्या है, आपको वहाँ पर जूता काटेगा नहीं। जूता लगा तो रुई मौजे के अंदर, मतलब जूता अगर आपको काटने लगे तो रुई जो है आप मौजे के अंदर डाल लेते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। लेखिका बताती हैं कि भाई पहले की चीज़ें बहुत अलग थी अब की चीज़ों से। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। कितना डिफ़िकल्ट होता होगा सोचना। अभी तुमको कोई ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाए तो कितना गंदा लगेगा। यह एक मुश्किल काम था, उनके लिए भी वैसा ही था भाई। ये देख रहे हो आप, लेखिका की तस्वीर है। तो कहती हैं ये बड़ा मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, यानी कि बड़ा गंदा लगता था सोच के भी कि हे भगवान, आज तो हमें क्या है, इसको पीना पड़ेगा कैस्टर ऑयल को। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब उल्टी आने लगती थी। और खुराक के निशान क्या है, मान लो कि भाई एक ग्लास है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास बनाते हैं और यहाँ पे ना होता है ना जैसे 50 ml का निशान, 100 ml का निशान, ऐसे होते हैं ना, 150 ml का निशान। तो इस तरह के निशान पड़े रहते थे, जिसको देख के लगता था कि हाँ भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इतना जो है हमें आज कैस्टर ऑयल फिर से पीना पड़ेगा। तो उसको देख के तो ऐसे ही उल्टी होने लगती थी, मतलब अजीब सा जी मिचलाने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिचरी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब आज के बच्चे तो नहीं पीते, फिर भी वो कह रही हैं कि हाँ भाई सेहत तो ठीक ही रहती है सबकी, सब तो नहीं पीते थे। तो उन्हें अब जाके ये लग रहा है कि यार तब नहीं पीते भी तो भी कोई खास तो बिगड़ने वाला था नहीं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब भाई मैं तुम्हें बताऊंगी कि भाई कितना गैप आ चुका है। पहले चीज़ें कितनी अलग थी, आज चीज़ें कितनी अलग हैं। ठीक है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ, जो बच्चों के इंटरेस्ट हैं वो भी बदल चुके हैं, वो भी बदल गए हैं। पहले गेम्स अलग होते थे, बच्चों को बाहर खेलना ज़्यादा पसंद होता था, कंप्यूटर वगैरह तो कुछ होते ही नहीं थे। और उसके पहले की बात करूँ तो टीवी भी नहीं होते थे। तो बच्चे क्या करते थे भैया, अपना स्कूल से आए तो क्या है, बच्चों के साथ आपस में ही खेलते रहते थे। और खेल भी बहुत ही अलग होते थे, गिल्ली डंडा, छिपम छिपाई, बहुत ही साधारण से खेल हुआ करते थे। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। मतलब ग्रामोफोन तो रेडियो और टेलीविज़न के भी पहले के होते हैं, तो रेडियो और टेलीविज़न बाद में आए। और अब तो क्या है, अब तो हर घर में इंटरनेट आ गया है, लैपटॉप आ गए हैं बच्चों के पास। तो चीज़ें बहुत बदल गई। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। पहले बच्चे क्या खाया करते थे, कुल्फ़ी, लेकिन अब बच्चे क्या खाते हैं, आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पहले लोग खाया करते थे, लेकिन अब क्या खाते हैं, पैटीज़। तो कचौड़ी समोसा किस में बदल गई भाई, पैटीज़ में बदल गई। शहतूत और फल से और खसखस के शरबत की जगह आप बच्चे क्या पीने लगे, कोक और पेप्सी में बदल गई। मतलब अब लोग कोक और पेप्सी ज़्यादा पसंद करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमोटो मिलती थी। ठीक है, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को विगर्स और डैबिको रेस्टोरें की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। मतलब क्या होता था, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे मतलब जो बच्चे वहाँ पे ग्रो करते थे, बड़े होते थे, उनको कह रहे हैं बच्चों को वेगर्स और डेबिस्को रेस्टोरेंट, ये वहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे कि चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली थी। इनकी ब्रांचें होंगी दिल्ली में भी और शिमला में भी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई मतलब देखो चढ़ाई होगी इस तरह से और उतराई मतलब नीचे की तरफ आना। उतरते और मॉल पर मतलब इतना ही पास था, कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी क्या होता है, जो मन को भाती है, जो मन को अच्छी लगती है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। ठीक है, तो भाई ये था कि हाँ चलो भाई वीक में एक बार आप खरीद सकते हो। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती। घर लौटती अपने साइड बोर्ड पर रख देती थी, वो नहीं खाती थी बाकी लोगों की तरह कि भाई चॉकलेट ली खड़े खड़े खा ली। ठीक है, और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। अब आपको कोई बहुत अच्छी चीज़, जो आज आपको पसंद है चीज़ें, पिज़्ज़ा है, बर्गर है,
आइसक्रीम में ऐसे नाम लेगा तो आपके मुंह में क्या होगा भाई, पानी आ जाता है एकदम से। ऐसे ही उनके होता था कि वो अपनी अगर कोई चीज़ें सुनती हैं जो वो बचपन में खाती थी तो उनके मुंह में क्या होता है भाई, पानी भर आए। चेस्टरनट एक और गजब की चीज़, आँख पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, ठीक है, तो ऐसे खाया जाता था। चने जोर गरम और अनारदारे का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। तो ये बात याद रखना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बदली। चना जोर गरम की पुड़िया, ठीक है, तो वो चना जोर गरम की पुड़िया जो है जैसी थी वैसी ही अभी भी है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। हाथ से ही तो मुड़ मुड़ के बना देते हैं, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। सब बच्चे यही गाना गाया करते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, है ना, बड़ा मज़ा आता है तेज़ मसाला खाने में, मुझे भी बहुत पसंद है तेज़ मसाला। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, ठीक है, तो पूरा वो मैदान घूमते रहते थे और पुड़िया में से चना खाते रहते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खासी लय रफ्तार थी, पूरा एक अलग ही मज़ा था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है, ठीक है। शिमला में एक्चुअली है ना, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए लोग जो है क्या घूमने के लिए घोड़े वोड़े कर लेते होंगे, जब ऊपर की तरफ और जाना होता होगा तो मतलब जो वहाँ पर रहता है तो वो तो घोड़े की सवारी करता ही होगा ना, फिर उसको कभी कभी मौका मिल ही जाता होगा। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते, मतलब हमारे लिए घोड़े कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, लेकिन जो बाहर से आते होंगे ना उनको लगता होगा कि हाँ भी घोड़े पर बैठेंगे, उन पर हंसते। हमें घोड़ों को देख कर ही हंसी आती थी, हम उनको ज़्यादा ऐसे समझते ही नहीं थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, ननिहाल मतलब नानी के साइड के, बड़े खूबसूरत और हष्ट-पुष्ट लगते। उनकी बात फिर कभी, चलो कह रहे हैं कि भाई ननिहाल के घोड़े और कैसे थे उनके बारे में हम कभी और बताएंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, ठीक है। तो क्या था भाई, सामने कौन सा पहाड़ था भाई, जाखू का पहाड़ था, ठीक है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे देखते होंगे, वो ऊंचा मतलब ऊंचाई पर चर्च होगा। चर्च की जब घंटियां बजती तो भाई सीधी सी बात है, चर्च की घंटियां जोर से बजेंगी तो गूंज जाएगी उसकी आवाज़। लगता कि इसके संगीत से प्रभु ईश स्वयं कुछ कह रहे हों, मतलब चर्च की घंटियां बजती थी ना तो इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं जो हैं यीशु कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, यानी सूरज डूब रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल का मतलब क्या होता है बच्चे, शोर। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। इसकी पचड़ियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन का छाता वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। तो सारे पूरा आपको ना डिस्क्राइब करके बता रही कि भाई कहाँ क्या था। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब पहले ऐसे ही, मतलब उस सदी में भी थी इतनी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। पहले पता क्या होता था, जब हम छोटे होते थे तो मुझे याद है कि हाँ भी जैसे छत से हवाई जहाज़ जाता था तो हम भाग के छत पे जाते थे और सोचते थे कि चलो हवाई जहाज़ निकला है, हम देखेंगे पास से, ऐसे करके उसकी आवाज़ आती, बच्चों ने देखकर बाहर दौड़ते, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसा ही किया करते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यानी कि हवाई जहाज़ हमें कैसा लगता था, पक्षी की तरह लगता था। अब देखो वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे, है ना, काफ़ी इसका मतलब पुराना ज़माना है इनका। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, जैसे होता ही है भाई, चेहरे पे ना किसी को आदत नहीं होती चश्मे की, तो जब नया नया चश्मा लगता है तो चेहरे पे बड़ा अजीब सा लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक। एक्चुअली अब तो ना बच्चों के ना बहुत कॉमन हो गया, चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। और पहले चश्मे को ना बड़ा ख़राब भी समझते थे कि चश्मा लगा है तो बहुत ही ख़राब बात है, ठीक है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ, कहते चश्मा चढ़ा है ना तो मेरी वजह से चढ़ा है।
जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा, यानी कि चश्मा तो चढ़ा ही क्यों, क्योंकि वो रात में लैंप पे ज़्यादा पड़ती होंगी, ठीक है, और दिन की रोशनी में कम काम करती होंगी। जबकि करना क्या चाहिए भाई, दिन की रोशनी में काम करना चाहिए। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी कि क्या हुआ, इनको क्या कह रहे हैं, जैसे बच्चे आपस में दूसरे को चिढ़ाते हैं ना कि लंगूर लग रही है पूरा चश्मा लगा के। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शोर बुरा न लगा, है ना। खींच तो हो रही थी कि यार मेरे को चिढ़ा आ रहा है ऐसे, लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने बोला कि मुझे वो शोर जो है वो बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना मतलब शीशे के सामने जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब कभी मुझे लग रहा था लग रही है मेरी सूरत ऐसी खराब, कभी लग रहा था नहीं लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, यानी कि अब तो मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया, मतलब मुझे आदत ही पड़ गई चेहरे पर। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों के जमा कर लिए हैं, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सुलभ सुबीती वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, तो अभी वो हिमाचल की टोपियाँ ज़्यादा पहनती है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस यहाँ प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं, चैप्टर होता है हमारा खत्म। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।